दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों ये पुस्तक चर्चा का कार्यक्रम है और इस बार हम एक ऐसी किताब को चर्चा के लिए ले रहे हैं जो इमरजेंसी पर लिखी गई है। जी हां, इमरजेंसी राज की अंतर कथा। और इस किताब के लेखक हैं प्रोफेसर आनंद कुमार। आनंद कुमार एक सुपरिचित नाम है, इसलिए परिचय तो मैं लंबा नहीं दूंगा, आप सब जानते हैं इनको एक प्रोफेसर के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में। और बाद के दिनों में आपने इनको राजनीतिक एक कार्यकर्ता, नेता, एक विचारक के तौर पे भी देखा जब वो आम आदमी पार्टी के आंदोलन के समय जुड़े थे। सोशलिस्ट विचारधारा के आनंद कुमार भारत के दो दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीएचयू और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। देश और विदेश के बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं और पढ़ाए हैं, कई किताबों के लेखक हैं। ये जो किताब है, वैसे तो ये जो नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी है उसकी फेलोशिप थी, सीनियर फेलो के रूप में वहां पर आनंद कुमार जी को जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय में सीनियर फेलो के रूप में काम मिला था और उसके तहत ये किताब लिखी गई है। लेकिन मैं आनंद कुमार जी का स्वागत करता हूं आज इस किताब पर चर्चा के लिए। और आनंद जी, मेरा पहला सवाल है कि आपने ये किताब भले ही एक सीनियर फेलो के तौर पे इस पर काम किया और लिखा और छपी ये किताब, लेकिन इमरजेंसी देश में कहा जा रहा है कि इस समय तो इमरजेंसी घोषित नहीं है लेकिन इमरजेंसी का बाप है। तो आपने उस पुरानी इमरजेंसी पर किताब लिखना क्यों तय किया या उस पर काम करना क्यों तय किया? आपने ये फैसला क्यों किया? आपको बहुत धन्यवाद उर्मिलेश जी। आपके इस यशस्वी मंच के माध्यम से जो संवाद का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये जो इमरजेंसी का कथानक रखा गया, उसका एक कारण ये भी था कि 2014 के बाद से भारतीय जनतंत्र ने एक नई करवट ली है। उस करवट में बहुत सारे पुराने रीति रिवाजों के उल्लंघन हो रहा है और बहुत सारी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। जो नया संकट है उसको समझने के लिए जो पुराना एक काली रात का दौर था 19 महीने का, उसको याद करने से आज को समझना और आसान होगा, आज का मुकाबला करना भी और आसान होगा। यही मान के मैंने इस पर प्रयास किया। ये भी पूछा गया था उस समय जब इस शोध अवसर के लिए मैंने आग्रह किया कि इमरजेंसी पर तो काफी किताबें लिखी जा चुकी हैं, नया इसमें क्या आएगा। इसमें कुछ नई बातें भी हैं, जो पुराने कथानक के जो भ्रम हैं, जो अर्ध सत्य हैं, उनको भी दूर करने में इस किताब से कुछ मदद मिलेगी। इन दो कारणों से, यानी पुराने सच को सामने लाना और नई चुनौती को समझना, ये मेरा प्रयास था। जी, आपने आपातकाल के 5 अर्धसत्य इसमें रेखांकित किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं कि नई भी चीजें रखी हैं इस किताब में और एक विमर्श के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है वो। इसमें इंदिरा जी की 2 अंतर्विरोधी भूमिकाएं, पीएम और मां के रूप में, एक प्रधानमंत्री और एक मां के रूप में। दूसरा आपने गिनाया है जेपी का योगदान, संपूर्ण क्रांति या भ्रांति। तीसरा आचार्य विनोबा और अनुशासन पर्व, इसमें भी आपने बहुत नई बातें, यानी रिविलिशन एक तरह से है। चौथा आपने गुजरात और बिहार आंदोलन ने जेपी को प्रासंगिक बनाया। ये एक जो मिथ या एक विचार रहा है लोगों के बीच में और अभी भी है, वो उस पर आपने अर्धसत्य उसको बताया है। और फिर जेपी द्वारा आरएसएस को प्रतिष्ठित करना। हालांकि ये जो 5वां अर्धसत्य है, इस पर हम बाद में बात करते तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों और पाठकों की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हमारे जो दर्शक हैं और श्रोता हैं, सॉरी पाठक मैंने कहा, श्रोता और दर्शक, इन दोनों के दिमाग में जरूर ये उत्सुकता होगी कि आखिर आनंद कुमार जी ने इस किताब में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। क्या वाकई ये जो एक बात रही है कि जयप्रकाश नारायण जी से, जो सोशलिस्ट थे, इसके पहले वो धुर वामपंथी थे,
और बाद के दिनों में सर्वोदय या गांधीवादी विचारधारा के अन्य संस्थानों से जुड़े होने के बावजूद उनमें एक सोशलिज्म के प्रति आग्रह उनका जो था या कमिटमेंट था वो बरकरार रहा। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग मानते हैं कि इन पता नहीं क्यों जेपी आरएसएस के प्रति मुलायम हो गए थे और आरएसएस से जुड़े संगठनों के लोग उनके बहुत नजदीक हुए थे। ये जो एक गंभीर टिप्पणी उनके बारे में की जाती है, ऐसे लोगों द्वारा भी जो जेपी मूवमेंट का हिस्सा बने रहे और बाद के दिनों में भी वो जेपी को पसंद करते थे, उनकी उनकी इज्जत करते थे। लेकिन ये बात वो आज भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा जो मिली बहुत सारे लोगों ने दी, समाजवादियों ने भी दी, यहां तक कि लोहिया जी के बारे में भी कहा जाता है। लेकिन जेपी के बारे में जो कहा जाता है, मैंने अर्ध सत्य में आपके स्पष्टीकरण, आपकी जो टिप्पणियां हैं, आपके जो विश्लेषण है वो मैंने पढ़ा। लेकिन क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये अर्ध सत्य है पूरी तरह? इसमें जो बड़ा योगदान हुआ इस दृष्टि को बनाने में, इस धारणा को फैलाने में, उसमें कुछ तो योगदान प्रोफेसर बिपिन चंद्रा जैसे प्रतिष्ठित इतिहासकारों का था और श्री एजी नूरानी जैसे जेपी के पुराने सहयोगियों का था, जिनकी निष्ठा के बारे में कोई शक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मैं उस दौर का गवाह था। आरएसएस की जो कोशिशें थी जयप्रकाश जी के आंदोलन में आने के पहले से लेकर के बाद तक, उसका मैं खुद प्रतिरोधी था, इसलिए उस सच को सामने लाना जरूरी था। आप ये देखें कि जयप्रकाश नारायण की जिंदगी में 3 बातों पर कोई समझौता कभी नहीं हुआ। एक तो स्वतंत्रता को लेके उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, चाहे भारत की स्वतंत्रता थी और चाहे चेकोस्लोवाकिया की, चाहे तिब्बत की। इससे कुछ मार्क्सवादी मित्र उनसे नाराज हुए, बाद में उनको भी लगा कि नहीं, जेपी का कहना ठीक था। दूसरी बात थी धर्म को लेकर सर्वधर्म समभाव। उनके अपने निजी जीवन में उनके जो निकटतम लोग थे उसमें धर्म का कोई फासला नहीं था। उनके निकटतम मित्रों में रजी अहमद साहब पटना में थे, नूरानी साहब दिल्ली में थे, तरकुंडे साहब बंबई में थे और तमाम लोग थे। तो सांप्रदायिकता के बारे में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और तीसरा, शोषण के खिलाफ वो बराबर लगे रहे। जहां तक आरएसएस का सवाल था, ये एक अंतरधारा 1926 से लगातार भारतीय राजनीति में उपस्थित रही है। उनकी ताकत 1946, 47, 48 में इतनी बढ़ गई थी और सावरकर पर मुकदमा चलाने की हिम्मत उस समय की सरकार की नहीं पड़ी। आज की सरकार का तो कहना ही क्या है। इसी तरह से जब उर्मिलेश जी 1972, 73, 74 का जमाना था, उस समय इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत चुकी थी, बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान टूट चुका था और हम विजयी हुए थे। और उस समय आरएसएस ने खुल करके बांग्लादेश के प्रकरण में सरकार का साथ भी दिया था। चुनाव जब हुआ था 1973-74 में, तो गुजरात में जयप्रकाश जी का कोई योगदान नहीं था, मोरारजी जी का नेतृत्व था और उस सरकार की साझेदारी में जनसंघ भी मंत्रिमंडल में थी। इसी तरह से बिहार का जो आंदोलन था, जयप्रकाश जी तो अप्रैल 8 को 1974 में शामिल हुए, लेकिन आंदोलन तो शुरू हो गया था, 18 मार्च को गोली चली थी, सारा पटना धू धू करके जला था। और उस आंदोलन के समय में भी विद्यार्थी परिषद की विद्यार्थी आंदोलन में और जनसंघ की बिहार की विधानसभा में प्रबल उपस्थिति थी। तो जयप्रकाश जी ने उनको पुनर्जीवन नहीं दिया। जहां तक उनके सहयोग की बात है, तो जयप्रकाश जी इससे पहले मुसहरी में माओवादियों के आमने सामने हुए थे। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तिका लिखी आमने सामने, जिसमें कहा कि भारत में माओवाद का जन्म चीन से आयातित नहीं है, माओवादी बनने के पीछे गरीबों की मजबूरी है और उसमें तहसीलदार का, थानेदार का और स्थानीय नेता का हाथ होता है। हमें इसका नव निर्माण करना है और इसमें नक्सलवादियों को देश विरोधी बताने से कोई समाधान नहीं होगा। तो जयप्रकाश जी आरएसएस से लेकर के माओवादियों तक के साथ संवाद के हमेशा पक्षधर थे, उनके समर्थक नहीं थे। और इसीलिए आरएसएस भी 2 टुकड़े हो गई थी, इसकी चर्चा नहीं होती है। एक हिस्सा था जिसमें नानाजी देशमुख, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग थे, राम बहादुर राय, गोविंदाचार्य जैसे लोग थे, और दूसरा हिस्सा था जिसमें खुद उस समय के श्री देवरस जैसे लोग थे, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान 8 बार चिट्ठियां लिख करके इंदिरा गांधी से सहयोग का प्रयास किया, समझौते का प्रयास किया और माफी मांग करके ज्यादातर आरएसएस के लोग जेलों से निकले। गांधी जी के बारे में आरएसएस की दृष्टि जयप्रकाश जी के सत्संग में बदली। इसका प्रमाण यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में जनसंघ का पुनरोदय हुआ, तो उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को 2 चुनाव घोषणा पत्रों में अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बताया। तो जयप्रकाश जी ने उनको प्रतिष्ठा नहीं दी। जयप्रकाश जी के कारण उनके एक बड़े हिस्से में गांधी के बारे में पुनर्चिंतन हुआ
और उन्होंने सांप्रदायिकता के बारे में भी नवचिंतन करने की कोशिश की। इसीलिए सिकंदर बख्श से लेकर के और आरिफ बेग तक, यानी सिकंदर बख्श दिल्ली के बड़े नेता थे कांग्रेस संगठन के, आरिफ बेग मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे समाजवादी, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए थे। तो ये कहना कि जयप्रकाश जी ने आरएसएस को प्राण प्रतिष्ठा दी, उल्टा है। जयप्रकाश जी के राजनीतिक हस्तक्षेप के पहले से आरएसएस 1967 में 1966 में तो उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया संसद के सामने कि सैकड़ों साधु मारे गए थे गौ हत्या के सवाल पर, और गृह मंत्री नंदा को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये बड़ी बलशाली ताकत रही है। आज भी ये शासन में आने के बाद ज्यादा प्रखर और प्रबल हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच में एक तबका मुस्लिम विरोध के नाम पर, मध्यकालीन इतिहास की ज्यादतियों के नाम पर और आज पाकिस्तान के नाम पर हमेशा किसी न किसी बहाने हिंदू मुसलमान का फासला करता रहता है। इसीलिए मुझे लगा कि जयप्रकाश जी पर जो ये आरोप है उसकी जयप्रकाश से जवाब मांगना चाहिए। और जयप्रकाश ने 77 में ही जवाब दिया था। जब 77 में सरकार बन गई तो जयप्रकाश जी से पूछा गया कि आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि नहीं, सबको एक नया संगठन बनाना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने विलय से इनकार कर दिया। इसके बाद जब उनसे वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि आरएसएस को मुसलमानों के बारे में, औरतों के बारे में अपना रवैया बदलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं इस पर आरएसएस के लोग उनसे एतराज करने के लिए नागपुर से आए, एक बड़ी टोली लेकर के अखबारों में बयान दिया। लेकिन आज भी इस बात को न करके ये कहा जाता है कि जयप्रकाश जी ने आरएसएस को प्रतिष्ठित किया। ये उनके साथ अन्याय है। वो हमेशा कोशिश यही करते रहे कि माओवादियों से लेकर के संप्रदायवादियों तक, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिक हो चाहे मुस्लिम, उनको संवाद के दायरे में लाया जाए। नहीं समझते हैं तो नहीं समझते हैं, ये उनकी गलती होगी। जी, निजी तौर पे मैं भी जयप्रकाश नारायण पर ये आरोप लगाने का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये सही है कि जयप्रकाश जी के नजदीकी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आरएसएस और जनसंघ से बहुत नजदीक थे, और वो हमेशा चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण की छाया के नीचे, उनकी छतरी के नीचे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे, उन मासेज में भी, उन लोगों में भी जहां हमारी पहुंच नहीं रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपने भी मेंशन किया है और हम लोग भी एक छात्र युवा के रूप में वो वाक्य आज तक याद करते हैं। जब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि किसी बात पर कोई कोई आवाज कहीं से उठी, कोई आरोप लगे, तो उन्होंने कहा कि अगर जनसंघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं। ये टिप्पणी जो उन्होंने की थी, हो सकता है कि इसके आधे हिस्से को ये कोट करके ज्यादा चर्चित कराया गया हो, लेकिन ये बात उन्होंने कही थी। तो ये जो एक वैधता प्रदान करना जनसंघ को, क्योंकि आरएसएस और जनसंघ में उतना ही फर्क है जितना आज आरएसएस और बीजेपी में है। तो ये बात, इस पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी आप करना चाहेंगे? ये आपने बहुत उचित बात कही है, मैंने भी इसका किताब में जिक्र किया है। जयप्रकाश जी ने जब दिल्ली में एक प्रदर्शन आयोजित किया 6 मार्च को, तो उसके पहले 5 मार्च को भारतीय जनसंघ, तब भारतीय जनसंघ थी, उनका एक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसमें जयप्रकाश जी को भी संबोधित करने के लिए बुलाया गया। वहां जयप्रकाश जी ने ये कहा कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि मैं फाशिस्ट तरीके अपना रहा हूं। मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता है कि मैं अवसरवादी लोगों के साथ काम कर रहा हूं। उसका इशारा उनका मोरारजी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के समाजवादियों तक पर था। उन्होंने कहा कि इस वजह से जनसंघ को फाशिस्ट कहा जा रहा है। अगर जनसंघ मेरे समर्थक होने के नाते फाशिस्ट है तो मैं भी फाशिस्ट हूं। ये पूरा संदर्भ था। उस समय आपको याद होगा, लेकिन देश को याद नहीं है, कि जब इमरजेंसी लगाई गई तो इंदिरा गांधी के प्रमुख समर्थक शिवसेना के लोग थे, और शिवसेना उसके पहले फाशिस्ट संगठन के तौर पर मशहूर थी। कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं की उन्होंने हत्या की थी। उस समय इमरजेंसी के समर्थन में जेआरडी टाटा और बिरला थे। उन्होंने खुल करके घोषणा की थी। सारा चेंबर ऑफ कॉमर्स, फिकी, उसने इमरजेंसी का समर्थन किया था। तो जयप्रकाश जी के इस प्रसंग का आधा अधूरा प्रस्तुतिकरण करना एक दृष्टि दोष जरूर पैदा करता है। जयप्रकाश जी इतने नादान नहीं थे, इसीलिए इसका पूरा विवरण कुमार प्रशांत ने विस्तार से लिखा, गांधी मार्ग में छपा। लेकिन जब बार बार एक बात को दोहराइए तो असर तो हो ही जाता है, और इसीलिए जयप्रकाश जी के इस प्रसंग को भी सामने लाना जरूरी है, और मैंने भी लाने की कोशिश की। जहां तक जनसंघ का सवाल था, उसका बड़ा नुकसान हुआ जयप्रकाश जी का साथ देने के कारण। लालमुनि चौबे जैसे थोड़े से जनसंघी विधायकों ने तो इस्तीफा दिया, लेकिन 40 में से 24 विधायकों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उनको जनसंघ से निकालना पड़ा। तो आप ये देखेंगे कि जयप्रकाश जी के साथ रिश्ते में
एक तरफा रिश्ता नहीं था कि खाली लाभ हुआ आरएसएस का और जनसंघ का, उसके एक हिस्से का धर्मनिरपेक्षता की तरफ आकर्षण भी बढ़ा, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है और वो चर्चा इतिहासकार तो करेंगे, और ये किताब इसीलिए इतिहास का एक प्रसंग सामने लाने की कोशिश थी। जी, एक प्रश्न और है कि इस किताब में जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सब जगह छाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि किताब जयप्रकाश नारायण के इर्द-गिर्द लिखी गई है। लेकिन एक प्रश्न है जो आनंद जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इमरजेंसी भारत में क्यों आई? इंदिरा गांधी की सरकार जो प्रचंड बहुमत से जीती थी बांग्लादेश के बाद, जो 71, उसको इमरजेंसी लगाने की स्थिति पैदा हुई, तो वो जो क्राइसिस का पूरा पीरियड है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस का, पॉलिटिकल जो इश्यूज थे, पॉलिटिकल जो डिसकंटेंट था, उसको एड्रेस करने में इंदिरा गांधी की विफलता, उनकी पूरी टीम की विफलता, ये जो प्रश्न है, मुझे पता नहीं क्यों एक पाठक के रूप में लगता है कि इस पर थोड़ा आपने ध्यान इस किताब में शायद मुझे लगता है कि कुछ कम पड़ा है। ऐसा क्यों? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया है कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई? इमरजेंसी का कारण क्या था? इसका मुझसे ज़्यादा विस्तृत विवरण उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिवालय के प्रमुख श्री बिशन टंडन ने पीएमओ डायरी के रूप में 2 खंडों में छापा है। श्री पीएन धर जो उनके मुख्य सलाहकार थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे, उन्होंने इमरजेंसी डेमोक्रेसी एंड इंदिरा गांधी करके किताब की है 2000 में, उसमें आया है। फिर देव सहायम जो उस समय जयप्रकाश जी की निगरानी के लिए चंडीगढ़ के आईजी थे, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। उनके जो नौकरशाह सहयोगी थे, उनके विवरण को ज़्यादा प्रामाणिक मानना चाहिए। इंदिरा जी के साथ 3 बड़े संकट पैदा हो गए। एक तो गुजरात आंदोलन के दौरान वो पहले आधे अधूरे तरीके से सोच रही थी, लेकिन जब मोरारजी भाई ने अनशन किया, तो मोरारजी के अनशन से घबरा के उन्होंने गुजरात का चुनाव घोषित किया, विधानसभा भंग की, और 12 जून को फैसला आया जिसमें कि कांग्रेस हार गई, चिमन भाई पटेल हार गए, और वहां पर जनता पक्ष नाम से जो गठबंधन बना था, लोकदल, जनसंघ, संगठन कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का, वो जीत गई, उनकी सरकार बन गई। 12 जून को इलाहाबाद में फैसला आया जिसमें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी को के चुनाव को रद्द किया। हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने उस समय कहा था कि इनको तो ऐसे मामले में इनका चुनाव रद्द घोषित किया जैसे कि कोई ट्रैफिक टिकट, यानी ट्रैफिक वायलेशन के लिए आपकी ड्राइवरी का लाइसेंस छीन लिया जाए, ऐसा लोगों ने कहा था। लेकिन उनका अपना सिंहासन डोल गया। और तीसरा कारण ये था कि उनके इर्द गिर्द उस समय असफलताओं की एक बाढ़ आ रही थी। उन्होंने मजदूर आंदोलन को तो पीट दिया था। मई 74 में ये रेल हड़ताल हुई थी, इतिहास की पहली और आखिरी बड़ी हड़ताल, लेकिन हड़ताल पराजित हो गई थी। और उसके पहले पाकिस्तान के मोर्चे पर वो जीत चुकी थी। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने 1 साल बंदी रखा, फिर शिमला समझौता हुआ, यानी वो चारों तरफ जीत रही थी, लेकिन उनकी अपनी नीतियां विफल हो रही थी, जिसकी वजह से मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, सबसे ज्यादा बेरोजगारों का और विद्यार्थियों का आंदोलन सड़कों पर फैल रहा था। इन 3 कारणों के संयोग ने इंदिरा जी को हिला दिया था। इंदिरा जी की एक समस्या ये थी कि बहुत असुरक्षित महिला थी। उनका अपने आसपास के किसी पर भरोसा खास नहीं था, और इसलिए बजाय अपने प्रधानमंत्री पद को किसी और को सौंपने के, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के, वो बनी रही, और उसमें उनको सलाह दी श्री सिद्धार्थ शंकर रे ने। सिद्धार्थ शंकर रे बंगाल के मुख्यमंत्री थे, और बंगाल में उन्होंने बड़ी निर्ममता से वामपंथी आंदोलन का दमन किया था, और वो उसके पहले से कहते थे कि जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र हो रहा है, बंगाल में हमने सिखा दिया, देश में ये करने की जरूरत है। इंदिरा जी जितनी घबराई हुई थी, किसी पर भरोसा था नहीं, संवैधानिक समाधान की बजाय उन्होंने एक असंवैधानिक रास्ता अपनाया जिसको फखरुद्दीन अली अहमद ने दस्तखत किया, और इतिहास में कलंकित राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जगह बनी। तो जो इंदिरा जी की इमरजेंसी लगाने का कारण था, वो राजनीति शास्त्र की भाषा में लेजिटिमेसी क्राइसिस, यानी वैधता का संकट था। पहले इंदिरा जी को कोई परवाह नहीं होती थी, क्योंकि जहां जाती थी वो चुनाव जीतती थी, और 71 से ही उन्होंने पटरा सबका बैठा दिया था, जिसको कहते हैं सुपड़ा साफ कर दिया था, मोरारजी देसाई से लेकर के और जनसंघ और समाजवादियों का। लेकिन इंदिरा जी को इतनी घबराहट हो गई, जबकि जयप्रकाश नारायण खुद इस संघर्ष समिति के निर्माण में थे नहीं, वो तो पटना में थे, आने को तैयार नहीं थे। जाकर राजनारायण जी और रूपनारायण जी उनको लेकर के आए। तो जयप्रकाश जी की भूमिका को उन्होंने अनायास एक खलनायक की भूमिका बना दी। नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग भारत को जानते थे,
जो जवाहरलाल जी के मित्र थे, इंदिरा जी के प्रशंसक थे, उनको भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने फिर इमरजेंसी का विरोध किया। जो कालखंड का उस समय का जो घटना चक्र हुआ, ये साबित किया कि ठीक ही हुआ कि इमरजेंसी हटा दी गई। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद एक अस्थायी गठबंधन था, वो बिखर गया और इंदिरा जी फिर शासन में आ गई। तो इमरजेंसी लगाने के पीछे व्यक्तिगत तौर पर श्री सिद्धांत शंकर रे का बंगाल मॉडल और राजनीतिक तौर पर गुजरात के चुनाव के हार और उनके अपनी सदस्यता का अवैध घोषित किया जाना हुआ। जी, अपनी किताब में आपने जिक्र किया है, बहुत संक्षेप में रेफरेंस के तौर पे आता है केवल, कि दक्षिण भारत में और कश्मीर में ये इमरजेंसी का जो राजनीतिक असर है या उसका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो नहीं था, क्योंकि उसका असर भी नहीं था। सॉरी, लिहाजा सॉरी, आपने अपनी किताब में ये जिक्र किया है, कश्मीर का एक जिक्र किया है और साथ में साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का, कि यहाँ पर इमरजेंसी का न तो उस तरह से असर पड़ा और न ही यहाँ से प्रतिरोध की आवाजें उस तरह से संगठित उठी जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या अन्य सूबों से। आपको क्या लगता है, कश्मीर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, लेकिन आपको क्या लगता है कि साउथ का पूरा हिस्सा आखिर क्यों इससे अप्रभावित रहा? वो अगर छिटपुट छोड़ दिया जाए, जैसे केरल, जहां सीपीआईएम की लीडरशिप ने उसका प्रतिरोध किया था, गिरफ्तारियां भी हुई थी उन लोगों की, लेकिन आमतौर पे साउथ में उतना असर नहीं पड़ा इमरजेंसी का, और लोग इंदिरा जी को इंदिरम्मा के रूप में पूछते रहे और समझते रहे, और आज भी गांव में जो पुरानी औरतें हैं उनको इंदिरम्मा के रूप में देखती हैं। क्यों? ये बहुत सही सवाल है। जब लोकसभा का चुनाव 1977 में हुआ तो 144 सीटें इंदिरा जी की पार्टी को मिली, उसमें से अधिकांश सीटें दक्षिण भारत से मिली। इंदिरा जी जब दोबारा लौट के आई चिकमंगलुरु से और मेढक से, तो आंध्र और बंगलोर की ये सीटें थी। देखिए, दक्षिण भारत में दो कारण हुए। एक तो जो इमरजेंसी का दमन था वो वहां पर न्यूनतम था, नसबंदी के कारण लोगों में नाराजगी थी। गरीब बस्तियों का उजाड़ना जो इन्होंने तुर्कमान गेट से लेकर के और पटना और लखनऊ के बस्तियों में किया, वो दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। तो नसबंदी और गरीबों की बस्तियों को उजाड़ना, इन दो ने आम लोगों को बागी बनाया था। ये दोनों ही घटनाएं दक्षिण भारत में कम हुई थी। तीसरी बात ये थी कि इंदिरा जी के दल के अंदर भी दक्षिण भारत को लेकर के एक दरार थी। आपको याद होगा, इंदिरा जी जब हार गई तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर भी एक और विघटन हुआ। इंदिरा जी को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया, ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस करके नई चीज बनाई गई। रेड्डी साहब गृह मंत्री थे, उनको न पूछ करके ओम मेहता से सब कामकाज कराया जाता था, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। बंशीलाल बहुत बड़े सलाहकार थे, जो हरियाणा के लौह पुरुष थे। और आर के धवन एक बड़े मार्गदर्शक थे, जो एक छोटे पंजाबी परिवार के थे और क्लर्क से वो स्पेशल सेक्रेटरी हुए थे। तो दक्षिण भारत को लेकर के, और जयप्रकाश का आंदोलन भी दक्षिण भारत में फैल नहीं पाया था। जयप्रकाश जी ने खुद अपनी जेल की डायरी में लिखा, उर्मिलेश जी, और इस माने जयप्रकाश जी को सलाम करना चाहिए कि उनके अंदर एक समाज वैज्ञानिक की एक तथ्य के प्रति आदर भाव था। तो उन्होंने इंदिरा जी को भी लिखा, अपनी डायरी में भी लिखा कि हमारा आंदोलन तो बिहार से बाहर पूरी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत फैला, लेकिन इससे ज्यादा फैल नहीं पाया था। दक्षिण भारत में संघर्ष समितियां भी नहीं बन पाई थी। न तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और करुणानिधि ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। जो बड़ौदा डायनामाइट कॉन्स्पिरेसी करके एक किताब लिखी सीजी के रेड्डी ने, जॉर्ज फर्नांडिस सहयोगी ने, उन्होंने लिखा कि जॉर्ज फर्नांडिस के कहने के बावजूद, कर्पूरी ठाकुर के समझाने के बावजूद, करुणानिधि को यह लगा कि वो अपनी कुर्सी बचा लेंगे और वो इंदिरा जी के समर्थक हो गए। तो तमिलनाडु इस तरह से गया। केरल में लेफ्ट की सरकार नहीं थी, लेकिन केरल में उस समय सीपीआई और कांग्रेस के समझौते की सरकार थी, अच्युत मेनन की सरकार, और उस सरकार ने भी बहुत प्रगतिशील काम किए थे, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में। तो जो इमरजेंसी का सकारात्मक पक्ष था वो दक्षिण में दिखाई पड़ा और उसका उनको लाभ मिला। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि आपने अच्युत मेनन का नाम लिया। ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार जब दूसरी बार बनी, एक बार के डिसमिसल के बाद, तो ईएमएस के बाद फिर सी अच्युत मेनन की सरकार बनी, और अच्युत मेनन की सरकार ने ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार के जितने प्रगतिशील कदम थे सबको कंटिन्यू रखा, यहां तक कि 1969 68 69 में जो जातिवार जनगणना हुई थी केरल में, बहुत कम लोगों को याद होगा कि केरल में जातिवार सर्वेक्षण बकायदे ईएमएस की सरकार ने कराया था। उसकी रोशनी में अच्युत मेनन साहब ने पॉलिसीज का निर्धारण करना शुरू किया, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, रिजर्वेशन के क्षेत्र में, कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। तो ये जो चीजें कंटिन्यू करती रही, तो इसके
इसी संदर्भ में मेरे को दिमाग में एक बात आ रही है कि क्या ऐसा तो नहीं कि चूंकि आरएसएस दक्षिण भारत में उस तरह से नहीं था, और चूंकि आरएसएस जेपी आंदोलन की सबसे एक माने बड़ी शक्ति भले आप ना कहें, लेकिन एक बहुत अहम शक्ति था सांगठनिक तौर पे, इस वजह से वहां पर न तो संघर्ष समितियां बन पाई जैसा जेपी कह रहे हैं, या न तो आंदोलन उस तरह से फैल पाया, इंदिरा गांधी के खिलाफ जनाक्रोश उस तरह से पैदा नहीं किया जा सका, क्योंकि कई बार आंदोलन के लिए जनाक्रोश को पैदा करना भी जरूरी होता है, अगर अगर कोई ठोस फैक्टर्स नहीं है जमीन पर। तो ये कारण है क्या? आपको लगता है इसमें कोई दम है? देखिए, दक्षिण भारत में अच्युत मेनन जी के समानांतर ही देवराज उर्स नाम के मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में, जिन्होंने अपने समय में बहुत प्रगतिशील काम किया और जाति के प्रश्न को उन्होंने संबोधित किया और पिछड़ों को और अति पिछड़ों को जगह दिया। तो कर्नाटक तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और डीएमके की सरकार इंदिरा जी के छद्म विरोधी के तौर पर थी और भ्रष्टाचार की अति हो चुकी थी। आंध्र में तेलंगाना का आंदोलन उसके पहले हुआ था बहुत जबरदस्त, और चेन्ना रेड्डी की अगुवाई में एक बड़ा हिस्सा तेलंगाना प्रजा समिति का कांग्रेस में मर्ज कर गया था। तो आंध्र की जो अपनी समस्या थी, अंतर्विरोध था, उसका एक तरह से प्रकटीकरण हो चुका था और उसका इंदिरा जी ने समाधान भी कर लिया था। तो जैसे कश्मीर उन्होंने शेख अब्दुल्ला को समझौता करके मुख्यमंत्री बनाया, तो कश्मीर में कोई प्रतिरोध नहीं था क्योंकि वहां कोई कारण नहीं था। आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही है कि आंदोलन किसी बाजीगरी से पैदा नहीं होते हैं। आंदोलन के लिए ठोस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां चाहिए और नासमझ सरकार चाहिए। बिहार में नासमझ सरकार थी, बजाय लड़कों से बात करने के उन्होंने गोली चलाई। देवराज अरस ने, अच्युत मेनन ने, करुणानिधि ने और आंध्र के लोगों ने या तो पहले या बाद में उनसे समझौता किया, उनसे संवाद किया। तो जो जनहितकारी सरकारें होंगी, जनता उनके खिलाफ बगावत नहीं करेगी। इसीलिए जब शुरू में इमरजेंसी लगी, शुरू के 6 महीने कोई खास प्रतिरोध नहीं हुआ, खाली कार्यकर्ताओं को धरपकड़ होती रही। जब वो नसबंदी की तरफ बढ़े तो इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा तो नहीं चला, लेकिन इंदिरा हटाओ इंदिरी बचाओ का नारा चल निकला। उन्होंने कहा कि अगर इस सरकार में रहेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नसबंदी हुई थी और हर मुख्यमंत्री उत्तर भारत का अपने कोटा को बढ़ा रहा था, उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब और हरियाणा तक। तो जो जनता का रिश्ता होता है आंदोलनों से जनतंत्र में, उसको समझना चाहिए। आज की सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर लोगों में असंतोष है और आपके आगे पीछे राग दरबारी बच रहा है, तो आप गलतफहमी में मत रहिए। इन वोट के जरिए प्रकट असंतोष को समझिए, अपनी हरकतें बदलिए और लोगों के हितकारी बनिए। यही बात तब भी कही गई, ये बात कम्युनिस्ट पार्टी ने कही। ये उर्मिलेश जी, हमने अपनी किताब में लिखा कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा राजेश्वर राय की अगुवाई में अप्रैल 1976 तक इमरजेंसी का विरोधी हो चुका था। इंदिरा जी ने कहा कि हमको सूची दो, उन्होंने एक लंबा 18 पेज का पत्र दिया विवरणों के साथ, और उत्तर प्रदेश की कम्युनिस्ट पार्टी के 150 कार्यकर्ता जेल में बंद कर दिए गए क्योंकि वो एक आंदोलन शुरू करने जा रहे थे। तो ये एक अर्धसत्य था। कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर के और मीडिया तक में लोगों में पुनर्विचार हुआ, लेकिन एक शोर की आंधी में वो बात दब गई। और जहां तक आरएसएस के विरोध का सवाल है, आरएसएस ने उत्तर भारत में लगातार माफिया मांगी और इसका पूरा दस्तावेजी प्रमाण खुद एजी नूरानी की किताब में आया। और इसीलिए मधुलिमा ने बताया कि उत्तर भारत में कई जगहों पर समाजवादियों को अनुपात से ज्यादा टिकट इसलिए मिला कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, और जनसंघ के लोगों को टिकट इसलिए नहीं मिल पाया कि एक कसौटी बना दी गई, जो माफी मांगेगा उसका टिकट का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो बहुत से आरएसएस के लोगों का आवेदन इसलिए रद्द किया गया कि वो 20 सूत्री का समर्थन करके इमरजेंसी के पक्ष में बयान देकर के माफी मांग करके निकले थे। जी, एक प्रश्न जयप्रकाश नारायण जी की जो एक राजनीतिक शख्सियत है, उसमें जो अंतर्विरोध दिखाई देते हैं उनकी शख्सियत में, मैं कहूंगा कि वो ऐसा लगता है कि अंतर्विरोधों में एक लय थी, उनके अंतर्विरोधों में भी एक लय है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक समय उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया कम्युनिस्टों की तरह, पूरे सोशलिस्टों ने किया, ज्यादातर ने, और कुछ एक ऐसे सोशलिस्ट जरूर थे या जो उदार किस्म के थे, वो गए संविधान सभा में और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं, भले उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने जब
नेहरू को पत्र लिखा, जो उनके बहुत अभिन्न मित्र थे, वो मैं एक जगह देख रहा था और उस पत्र में साफ लिखा कि हम लोग अब फिर से संविधान सभा में आना चाहते हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी का एक हिस्सा अगर आना चाहे तो क्या कर सकता है, आप हमें बताएं। जवाहरलाल नेहरू ने उस पत्र को देखा, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि आपने अपनी गलतियों का एहसास किया है और मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि मैंने इस पर विमर्श किया अपने लोगों के साथ, अभी संभव नहीं है क्योंकि सीटें कहीं से खाली नहीं है, वरना हम चाहते कि आप लोग आते। तो एक तो ये कि भूल सुधार या एक आत्मालोचना का जो एक मानस है, वो जयप्रकाश नारायण में था और ये उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की जीवंतता का द्योतक है। दूसरी बात कि उन्होंने एक जगह अपनी किताब में आपने जिक्र किया है कि 1970 के किसी बीएचयू के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, शिक्षा की दिशाहीनता, चुनाव सुधार, व्यापक निर्धनता, सामाजिक हिंसा, ये सब मुख्य समस्याएं हैं हमारे समाज की। लेकिन देखते हैं कि जेपी मूवमेंट कहिए, बिहार आंदोलन कहिए या जो भी उसको कहिए, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन कहिए, इस आंदोलन में जो राजनीतिक धारा है वो बिल्कुल सत्ता केंद्रित हो गई। ऐसा लगा कि सत्ता पाने के अलावा और कोई थे नहीं है और जेपी उसको डायरेक्शन नहीं दे सके कि वाकई अगर संपूर्ण क्रांति करनी है तो हमें इस राजनीतिक आंदोलन का कंटेंट जो है अलग रखना होगा। सिर्फ सत्ता से बात नहीं चलेगी कि हम सरकार बदल दें, सरकार में आ जाएं कुछ लोग, इससे बात नहीं बनेगी। तो क्या आपको लगता है कि जेपी में समझदारी थी, ईमानदारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच के स्तर पर एक अंतर्विरोधी एक 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 चिंतन धारा उनके अंदर दिखाई देती है जो सही दिशा नहीं कैच कर पाती और इसीलिए कई बार विफलताएं भी उनका पीछा करती है। जयप्रकाश जी अपने सपने और जमीनी सच के बीच में एक संवाद बराबर बनाए रखते थे। उनका सपना तो सहभागी लोकतंत्र था, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सामुदायिक लोकतंत्र था, कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी, और कुछ मायने में पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात उन्होंने हेमन रॉय और लोगों से ली थी। लेकिन जमीनी सच जो था वो ये था कि जमीन पर कुर्सी के इर्द गिर्द समझौते हुए थे। एक ग्रैंड अलायंस 1971 में बना था। बिहार में संवित सरकार बनी थी, उसकी सफलताएं और असफलताएं उनके सामने थी। इसीलिए जयप्रकाश जी बराबर अपने भाषण में कहते थे कि इस आंदोलन में दो तरह के लोग हैं। एक जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, उनके लिए अगर उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगी। दूसरे वो हैं जो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। ये न कांग्रेस समर्थक है, न कांग्रेस विरोधी है, न जनसंघ समर्थक है, न जनसंघ विरोधी है। इनको व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचना है। तो उन्होंने कहा कि ये संपूर्ण क्रांति है, यानी उसके 7 पहलू बताए और इसका जो एक प्रगटीकरण किया उन्होंने एक एजेंडे के तौर पर, वो 6 मार्च 1975 को संसद को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया सर्वदलीय डेलीगेशन में। उसमें सीपीएम की ज्योतिर्मय बसु भी थे और उसमें ये कुछ उन्होंने सुझाव दिए। आर्थिक नवनिर्माण क्या करना है, कृषि में क्या करना है, शिक्षा में क्या करना है, चुनाव में क्या करना है, वो उनका एक तरह से स्पष्ट घोषणा पत्र था। इसके अलावा इससे न कम न ज्यादा जयप्रकाश जी का तरीका ये था उर्मिलेश जी कि वो जिन लोगों के साथ काम करते थे उनसे ही रास्ता पूछते थे। अपना कुछ एक मूल दृष्टिकोण तो बता देते थे, फिर कहते थे बताइए आपको क्या कहना है, और जहां तक संभव हो वहीं तक वो ले जाने के एक समर्थक थे। इसीलिए जयप्रकाश जी ने जब उनके छात्र संघर्ष समिति का ज्ञापन दिया गया, अखबारों में छपा, तो अपने कुछ वामपंथी मित्रों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग इसमें साथ क्यों नहीं आते हो। तो उनके एक हिस्से ने कहा, सीपीआई एमएल के तब के सत्यनारायण सिंह जी ने, कि इसमें हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, कोई आर्थिक प्रोग्राम आपने लिया ही नहीं है। अगर आर्थिक नवनिर्माण आपके एजेंडे में नहीं है तो हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जयप्रकाश जी ने तुरंत संघर्ष समिति के लोगों को इस टिप्पणी के बारे में जानकारी दी, इस आलोचना से अवगत कराया और एक सप्लीमेंट्री मांग पत्र बनाना पड़ा छात्र संघर्ष समिति को, जिसमें कि भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, भूमि सुधार जैसी बातों को रखा गया। तो जयप्रकाश जी एक डायलेक्टिकल या डायलॉजिकल पॉलिटिशियन थे और जो संभव होता था उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन जो असंभव होता था उसको छोड़ देते। इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जयप्रकाश चाहते हैं पार्टीलेस डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा पार्टीलेस डेमोक्रेसी तो हमारा अंतिम सपना है। जैसे मार्क्स ने कल्पना की थी कि स्टेट का विलय हो जाएगा, गांधी जी ने राज्यविहीन समाज की कल्पना की थी, वैसा। लेकिन अभी तत्काल के लिए तो मैं कुछ चुनाव सुधार चाहता हूं, दलों में आंतरिक जनतंत्र चाहता हूं, भ्रष्टाचार को कम करना चाहता हूं, शिक्षा में बदलाव चाहता हूं।
मैं अभी पार्टीलेस डेमोक्रेसी के लिए काम नहीं कर रहा हूं। तो वो बहुत जमीनी नेता थे, इसीलिए उनसे ज्यादा बड़ा जन आंदोलन बनाने का प्रयास लोगों ने जरूर किया, लेकिन हो नहीं पाया। और आज भी उनके बारे में विवाद जारी है कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। अभी भी जयप्रकाश जी की तस्वीर को सामने देख करके, जैसे गांधी को देख करके ये शर्माते हैं आज के राजा रानी, वैसे जयप्रकाश को देख के शर्माते हैं। क्योंकि जयप्रकाश, गांधी तो 1948 में मार दिए गए, जयप्रकाश तो 1979 तक थे। और उन्होंने जो प्रयास किए, उन प्रयासों में एक राष्ट्रीय सहमति की तलाश थी। इसीलिए कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, चंद्रशेखर और रामधन से लेकर जगजीवन राम और बहुगुणा तक, आखिर में जयप्रकाश के साथ खड़ा हुआ। क्योंकि जयप्रकाश कांग्रेस विरोधी नहीं थे, जयप्रकाश गैर कांग्रेसियों के समर्थक में नहीं थे। वो दोनों के साथ शिक्षक जैसा व्यवहार करते थे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर और राजनारायण से लेके नानाजी देशमुख और मोरारजी देसाई तक सब उनकी नैतिक सत्ता को मानते थे। बिल्कुल आखिरी सवाल, आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक अलग ढंग की राजनीतिक सत्ता हमारे सामने है और वो पूरे लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। जो लोग जयप्रकाश जी के बहुत नजदीकी थे, उन शक्तियों का इस सत्ता को, मौजूदा सत्ता को संरक्षण प्राप्त है या मार्गदर्शन प्राप्त है? मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। तो ये जो दौर है आज का, आप इसको कैसे देखते हैं और ये कितनी बड़ी चुनौती है? हमको ये लगता है कि जयप्रकाश जी की तीनों कसौटियों पर ये सरकार फेल है। पहले स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन की। आज दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में भी अगर आपको मीटिंग करनी है तो पहले पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है। ये कहाँ का लोकतंत्र है जहां आप गोष्ठी नहीं कर सकते हैं, आप संवाद नहीं कर सकते हैं। संवाद के बिना लोकतंत्र चलेगा कैसे? दूसरा, उनका सर्वधर्म संभाव के प्रति एक आदर और आस्था थी। और आज मुसलमान होना अपने आप में एक गुनाह है, ईसाई होना अपने आप में खतरे की घंटी है। आप इस समय सारे देश को खोद खोद करके मस्जिदों के अंदर मंदिर, और जब मंदिर के नीचे खोदेंगे तो पता चलेगा कि बौद्ध विहार भी थे। आप कहां ले जा रहे हैं देश को? और तीसरा, शोषण। इस समय मजदूरों का, किसानों का और जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, इनका जबरदस्त शोषण हो रहा है। मजदूर आंदोलन खत्म हो चुका है, संवाद की व्यवस्था नहीं है, आलोचना का कोई अवसर नहीं है। तो जयप्रकाश जी की तीनों कसौटियों पर यह सरकार विफल है। और जैसा होता है, उपजा पूत क्या है, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। अगर ये जयप्रकाश आंदोलन के साथ जुड़े थे, और इसमें कोई शक नहीं कि इनका एक हिस्सा जुड़ा था, और अगर इन्होंने इमरजेंसी को झेला था, इसमें कोई शक नहीं कि एक हिस्से ने झेला था, हालांकि बड़े हिस्से ने माफी मांगी थी, समझौते का प्रयास किया था, तो वो कमाई काफी नहीं है कि आप मनमानी करें, आप जनतंत्र को रौंदे। और जहां तक लोगों की बात है, तो लोग अपने तरीके से समाधान निकालते हैं। देखिए, इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग थे, शुरू के महीनों में बड़ा एक तरह से हताशा का भाव था, लोग अपना नाम देने को तैयार नहीं थे, लोग मीटिंगों में आने के लिए, एक डर का माहौल था। फिर डर पर ही विजय हुई, और निडरता का एक कारण जयप्रकाश नारायण हुए। जयप्रकाश नारायण ने शुरू से आखिर तक अतिवाद का सहारा नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ सुधार ऐसे हैं जो आपको करने ही होंगे। आप मीडिया को आजाद करिए, विरोधी दल के नेताओं को छोड़िए और चुनाव कराइए। ये तीन कसौटियां। ऐसे ही आज चुनाव सुधार कराइए। ये जो ईवीएम से लेकर के धन शक्ति का आपने इलेक्शन बॉन्ड का किया है, आप समझते हैं लोगों को मालूम नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, आप जो विपक्ष को एक तरह से मान मर्दित करते हैं, उसको पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद से, जैसे महाराष्ट्र में आपने किया और हर जगह किया। आप दूसरी पार्टियों के लोगों को खरीद लेते हैं, तो आपके खाते में ये यश नहीं देगा। और तीसरे, जो नई पीढ़ी है, वो अभी राजनीति के प्रति उदासीन है। उसको लगता है कि सभी दलों के नेता अवसरवादी होते हैं। ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर वंशवाद से पीड़ित हैं, ज्यादातर अपराधीकरण से पीड़ित हैं, ज्यादातर धन शक्ति के लाल दबाव में। लेकिन एक लोकतंत्र की निर्मल धारा भी है, और नई पीढ़ी अपनी स्वतंत्रता को, अपने अधिकारों को किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगी। अब वो नई पीढ़ी कब बोलेगी, कब जागेगी, कहना मुश्किल, लेकिन जिस दिन जागेगी। हम आप जब पढ़ते थे उर्मिलेश जी, तो भारत में 250-300 विश्वविद्यालय 73-74 में, आज तो 900 विश्वविद्यालय हैं। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे इंटर कॉलेज की ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये तूफान सड़कों पर फैलेगा, वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। आनंद जी की इसी टिप्पणी के साथ दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल देखते हैं,
जरूर इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।